आज हम लोग नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉजिक पढ़ेंगे। देखिए लॉजिक में आपके पूरे सिलेबस में कुछ चीज़ें हैं। आज तो जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो सामने मैंने लिख रखी हैं। देखिए सबसे पहले आज आप पढ़ेंगे युक्ति, तर्कवाक्य, आगमन, निगमन, वैनारिक, परिभाषा और परिभाषा के प्रकार, गुणार्थक और वस्तुअर्थक प्रयोग, तर्क दोष में अनौपचारिक तर्क दोष। इतनी चीजें आज चर्चा होंगी। इसके अलावा जो आपके लॉजिक के सिलेबस में बचता है यूजीसी के, उसमें है निरुपाधिक तर्कवाक्य जो आप आगे पढ़ेंगे AEIO, और इसके साथ परंपरागत विरोध वर्ग। ये दो टॉपिक और हैं। ये सारे टॉपिक मिलाकर के ये पाश्चात्य के हैं। जो पाश्चात्य तर्कशास्त्र आपको पढ़ना है उसके अंतर्गत ये टॉपिक हैं। इतने पूरे आज इतने टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा दो और बचेंगे, वो अगली क्लास में। अब जो भारतीय तर्कशास्त्र ऐड हुआ है और भी, उसमें आपको ज्ञान के साधन, हेत्वाभास, व्याप्ति, अनुमान और उसकी संरचना पढ़नी है। तो कुल मिलाकर के ये आपका पूरा सिलेबस है। तो आज के लिए ये सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद इन दोनों टॉपिकों पे अगली क्लास में चर्चा होगी। चलिए तो आज टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं कि आपको जो जो पढ़ना है अब उसको एक एक करके आप समझते जाइए। तो हम अपना पहला टॉपिक उठाते हैं युक्ति। तो तर्कशास्त्र में सबसे पहले हमें तर्कवाक्य और युक्ति ही पढ़नी होती है। तो उसको आप देख करके आप समझिए कि ये चीजें कैसे समझी जाती हैं। तो पहला टॉपिक है तर्कवाक्य। देखिए पहले तो जो आपकी लॉजिक है, लॉजिक कहने का मतलब है क्या? तर्क। अब तर्क क्यों किया जाता है इसको समझा देते हैं, फिर आपको तर्कवाक्य पढ़ाते हैं। देखिए ज्ञान मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ज्ञान को दो भाग में बांट देते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। पाश्चात्य परंपरा के अनुसार देखिए इसको, पहला होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष ज्ञान। अब ये दो प्रकार के ज्ञान है। तो जो चीज प्रत्यक्ष है उसके लिए किसी तरह के तर्क करने की आवश्यकता नहीं, वो तो प्रत्यक्ष है सामने, तो उसके लिए किसी प्रकार की तर्क की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तर्क की आवश्यकता ज्ञान के किस प्रकार के लिए होती है? अप्रत्यक्ष ज्ञान के लिए। तो तर्क की आवश्यकता किसके लिए होती है? अप्रत्यक्ष ज्ञान के लिए। तो अगर यूजीसी ने कभी पूछ दिया आपसे कि तर्क का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है, तो किस ज्ञान के लिए? अप्रत्यक्ष ज्ञान को जानने के लिए। प्रत्यक्ष ज्ञान तो सामने है, तो उसके लिए तर्क लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिए तर्क का प्रयोग हम किस लिए किए? अप्रत्यक्ष ज्ञान के लिए मुख्यतः करते हैं। जो इनडायरेक्ट नॉलेज है उसके लिए करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए करते हैं। अब आपको तर्क या लॉजिक की बात समझ में आ गई, तो आपको समझना है कि तर्क वाक्य क्या होता है और युक्ति क्या होती है। आपको तर्क वाक्य की परिभाषा नहीं पढ़नी है, बस आप ये समझिए कि जो तर्क वाक्य होता है उसको हम किस दृष्टि से देखते हैं। पूरे तर्क में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है सत्यता, दूसरी होती है वैधता। इसी को आप मान सकते हैं असत्यता और अवैधता। ठीक है, सत्य या असत्य, वैध या अवैध, पूरी तर्क में ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी का ही पूरे तर्क में प्रयोग किया जाता है। तो तर्कवाक्य वास्तव में कैसे होते हैं? सत्य असत्य की दृष्टि से देखे जाते हैं। सबसे पहली बात तो यही याद कर लीजिए, तर्कवाक्य
सत्यता या असत्यता की दृष्टि से देखे जाते हैं। अब हमें जो सेकंड पॉइंट पढ़ना है, युक्ति। युक्ति को हम सत्य या असत्य की दृष्टि से नहीं देखते। युक्तियां कैसी होती हैं? वैध या अवैध की दृष्टि से देखी जाती है। कहने का मतलब है इसमें वैधता या अवैधता का ज्ञान किया जाता है। तो एक चीज यहीं पे याद कर लीजिए कि तर्क वाक्य सत्यता असत्यता की दृष्टि से देखे जाते हैं और युक्तियां वैधता या अवैधता की दृष्टि से, वैलिड या नॉन वैलिड। अब इनवैलिड भी कर सकते हैं। अब देखिए युक्ति होती क्या है वो भी समझते जाइए। अब यहां से आपका जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है। युक्ति यानी कि कोई आर्ग्यूमेंट। देखिए युक्ति तर्क वाक्यों का मतलब कैसे तर्क वाक्य? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। युक्ति जो होती है दो या दो से अधिक तर्क वाक्यों का संयोजन होती है। ये बात आपको याद रखनी है। युक्ति क्या होती है? दो या दो से अधिक तर्क वाक्यों का संयोजन होती है। अब ये जो संयोजन है दो या दो से अधिक तर्क वाक्यों का, तो उसमें युक्ति में क्या होता है? एक निष्कर्ष होता है जो आधार वाक्यों के आधार पर प्राप्त किया जाता है। देखिए युक्ति जो होती है तर्क या आर्गुमेंट, वो क्या होता है? दो या दो से अधिक तर्क वाक्यों का एक संयोजन। इसी को कुछ लोग समूह भी बोलते हैं, बात वही है। दो या दो से अधिक तर्क वाक्यों का संयोजन होती है जिसमें क्या होता है? एक निष्कर्ष होता है जो कि आधार वाक्यों के आधार पर प्राप्त किया जाता है। कैसे? जैसे हम लिख दें सभी मनुष्य मूर्ख हैं, राम मनुष्य है। तो एक निष्कर्ष मिलेगा। देखिए मनुष्य मनुष्य तो ऐसे हटा दीजिए तो क्या मिलेगा? राम मूर्ख है। तो इसमें तीन तर्क वाक्य हैं, तर्क वाक्य नंबर 1, तर्क वाक्य नंबर 2, तर्क वाक्य नंबर 3। लेकिन जो अंत वाला यही क्या है? हमारा निष्कर्ष है। यही तो निष्कर्ष प्राप्त किए। और जो पहला तर्क वाक्य है वही आधार वाक्य पहला है और जो दूसरा है वो आधार वाक्य दूसरा है। तो आपको आराम से चीज समझ में आ गया होगा। देखिए अर्थ वाक्यों का, देखिए तर्क वाक्यों का एक समूह है, आधार वाक्य 1, आधार वाक्य 2, इसके आधार पर प्राप्त की हम निष्कर्ष। तो ये पूरा का पूरा जो संरचना बनी यही क्या कहलाएगी? युक्ति कहलाएगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। युक्ति क्या होती है? दो या दो से अधिक तर्क वाक्यों का एक संयोजन होती है जिसमें एक निष्कर्ष प्राप्त होता है। किसके आधार पे? आधार वाक्यों के आधार पे या तर्क वाक्यों के आधार पे। ठीक है, तो ये हो गई युक्ति। और युक्ति के संबंध में आपको एक चीज याद करनी है, इसमें सत्यता असत्यता नहीं बल्कि वैधता अवैधता चेक की जाती है। और तर्क वाक्यों की वैधता अवैधता नहीं चेक की जाती बल्कि सत्यता और असत्यता चेक की जाती है। तो ये हो गई युक्ति। अब युक्ति के आपको प्रकार पढ़ने हैं। वो है युक्ति जो मूलतः दो प्रकार की होती है वो आपको पढ़ना है, आगमन और निगमन। युक्ति के जो दो प्रकार हैं, एग्जाम में इनकी विशेषताओं से प्रश्न बनते आ रहे हैं। तो आपको निगमन और आगमन पढ़ना है। निगमन को डिडक्टिव और आगमन को इंडक्टिव मेथड कहते हैं। ठीक है, अब इसमें निगमन और आगमन की विशेषताएं से कई बार प्रश्न बन चुके हैं, तो वही एक एक करके अब आपको समझना है। देखिए सबसे पहले हम निगमन को लेकर के चलते हैं, निगमन विधि। निगमन, निगमन का पहले तो आप एक मतलब समझिए कि बड़े से छोटा, मतलब आधार वाक्य क्या होगा? बड़ा और निष्कर्ष होगा छोटा।
इसी को आप बड़ा बोल दिए, इसी को आप बोल सकते हैं सामान्य, और उससे क्या मिले, विशेष। बात समझ में आई? बड़े आधार वाक्यों से जब छोटा निष्कर्ष मिल रहा है, तो अब एक चीज और समझिए, जब बड़े से छोटा मिलता है तो आधार वाक्य में जो चीज है वही निष्कर्ष में भी होगी, मतलब आधार वाक्यों से अंततः निष्कर्ष निकलेगा। इसमें कोई नई चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि बड़ा तो आधार वाक्य था, इसी का छोटी सी कटिंग क्या है, निष्कर्ष है, तो कोई नई जानकारी या नई चीज नहीं मिली। अब इसकी जो विशेषताएं हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसको एक एक करके समझिए। निगमन की विशेषताएं, एग्जाम में जैसे प्रश्न बनता है कोड बना करके, उसको देख लीजिए। निगमन की विशेषताएं, आपको अगर याद करने में दिक्कत हो रही है तो बड़े गोले से छोटा गोला मिलना क्या है, निगमन है। तो इससे पता चल जाएगा कि आधार वाक्य से छोटा ही होता है क्या, इसमें निष्कर्ष होता है। तो इसकी लाइन से विशेषता समझ लीजिए, यही इसके लक्षण, प्रकृति, विशेषता और सारी चीजें। अब इसमें सबसे पहली बात तो यही हो गई, ये कैसी प्रक्रिया है, सामान्य से विशेष की ओर जाने वाली। इसकी दिशा कैसी होती है, सामान्य से विशेष की ओर, क्योंकि बड़े से छोटे की तरफ आ रही है। दूसरी बात, इसमें जो निष्कर्ष होता है, ये इसमें जो निष्कर्ष होता वह अनिवार्यतः, इसी को आप बोल सकते हैं अंततः, आधार वाक्यों से ही निकलेगा या निगमित होगा। दूसरी बात भी समझ लीजिए, इसका निष्कर्ष जो होता है अंततः या अनिवार्यता आधार वाक्यों से ही प्राप्त होता है। तो एक बात तो पता चल जाएगी। तीसरी बात, निगमन का निष्कर्ष आधार वाक्य से अधिक व्यापक नहीं होगा, अधिक व्यापक नहीं होगा। ये बात आपको ये चित्र देख के समझ में आ रही होगी। आधार वाक्य देखिए बड़ा है, निष्कर्ष छोटा है, तो अधिक व्यापक नहीं होगा। निष्कर्ष आधार वाक्य से अधिक व्यापक नहीं होगा। इसके बाद निगमन अवरोही प्रक्रिया है। जब भी कोई चीज बड़े से छोटे होते जाती है वो कैसी प्रक्रिया बन जाती है, अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसी प्रक्रिया है, निगमन अवरोही प्रक्रिया भी है। निगमन कारण से कार्य की ओर होने वाली प्रक्रिया है। होने वाली प्रक्रिया है, ठीक। देखिए, सबसे पहला सामान्य से विशेष है। इसमें निष्कर्ष अनिवार्यता आधार वाक्यों से या अंततः आधार वाक्यों से ही निगमित होता है। तीसरी बात, निगमन का निष्कर्ष आधार वाक्यों से अधिक व्यापक नहीं होगा। चौथी बात, निगमन आरोही प्रक्रिया है, बड़े से छोटा प्राप्त हो रहा है तो आरोही प्रक्रिया है। निगमन कारण से कार्य की ओर होने वाली प्रक्रिया है। अभी इसका एक एग्जाम्पल देंगे, वो समझ में आ जाएगा क्यों कारण से कार्य की ओर होने वाली प्रक्रिया है। देखिए, अभी दे देते हैं, इसका एग्जाम्पल समझिए। निगमन में हम कहेंगे सभी मनुष्य मरणशील हैं। आधार वाक्य नंबर 1, राम एक मनुष्य है। आधार वाक्य नंबर 2, तो निष्कर्ष क्या मिला, मनुष्य मनुष्य कट गया तो राम क्या हो गया, राम मरणशील है। ध्यान से देखिए, ये क्या है, सभी का मतलब बड़ा, उससे निष्कर्ष मिल रहा है राम यानी कि विशेष यानी छोटा। तो निगमन किधर चल रहा है, देखिए कारण से कार्य की ओर। कैसे, सभी मनुष्य मरणशील है, ये क्या है, कारण हो गया ना, सारे मनुष्य मरेंगे, और कार्य क्या हुआ, राम मरणशील है। या फिर हम बोल सकते हैं राम एक मनुष्य है तो राम मरेगा, तो सीधी सी बात ये क्या हो गया, कार्य। तो कारण से कार्य की ओर होने वाली प्रक्रिया है निगमन। इतनी चीजें निगमन की आपकी मूल विशेषताएं हैं। अब एक और विशेषता है जिसको याद कर लीजिए, निगमन आकारिक सत्य होता है, वास्तविक सत्य नहीं। ठीक है, अब इतनी विशेषताओं को आपको याद करना है। फिर से देखिए,
निगमन की जो विशेषताएं हैं, पहला ये सामान्य से विशेष की ओर होने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, इसमें निष्कर्ष अनिवार्यतः या अंततः अपने आधार वाक्यों से ही निर्मित होता है। तीसरा, निगमन का निष्कर्ष आधार वाक्यों से अधिक व्यापक नहीं होगा। निगमन अवरोही प्रक्रिया है। निगमन कारण से कार्य की ओर चलने वाली प्रक्रिया है। निगमन आकारिक सत्य होती है, मतलब फॉर्मल ट्रुथ होती है, वास्तविक नहीं, मतलब मटेरियल ट्रुथ नहीं होती। यानी कि निगमन फॉर्मल ट्रुथ होती है, वास्तविक नहीं। कहने का मतलब आकारिक सत्य है, वास्तविक नहीं। इतनी है निगमन की विशेषताएं। अब एक छोटी सी बात, निगमन विधि की खोज या निगमन युक्ति की खोज जो किए थे वो थे अरस्तु। एक बार पेपर में पूछ दिया था निगमन विधि किसने खोजी थी या आगमन विधि किसने खोजी थी, तो जान लीजिए निगमन विधि की खोज अरस्तु ने की थी। ये हो गए निगमन की विशेषताएं। एक चीज समझ लीजिए, अगर आपने निगमन की विशेषताएं याद कर ली तो ठीक उल्टा करेंगे तो आपको मिल जाएगी आगमन की विशेषताएं। चलिए अब हम इस साइड ये निगमन की विशेषता रहने देते हैं, इस साइड हम आगमन की विशेषता करते हैं, तो आप आसानी से एक याद करके दोनों को कर लेंगे। तो निगमन की खोज किसने की थी, यहां लिख दे रहा हूं, अरस्तु ने। अब देखिए विशेषता उसी तरह रहने देते हैं, अब इस साइड आगमन की विशेषताएं समझाते हैं। देखिए निगमन कैसा होगा, बड़े से छोटा। अब यहां पे हम आगमन समझाते हैं। देखिए आगमन की विशेषताएं, आगमन कैसा होगा, छोटे से बड़ा। ये छोटा वाला क्या है, आधार वाक्य, और ये बड़ा वाला क्या है, निष्कर्ष। तो सीधी सी बात है, आधार वाक्य छोटा है, निष्कर्ष बड़ा है, तो ये कैसा होगा, कैसी प्रक्रिया, सामान्य से विशेष की प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि कैसी होगी, विशेष से सामान्य की ओर जाने वाली प्रक्रिया होगी, जाने वाली प्रक्रिया। ये बात समझ में आ गई। निगमन जहां सामान्य से विशेष प्रक्रिया थी, आगमन वहीं विशेष से सामान्य प्रक्रिया लिख दे रहे हैं, वो तो समझ ही गए होंगे, विशेष से सामान्य प्रक्रिया हो गई। पहली चीज, आगमन, निगमन है सामान्य से विशेष, तो आगमन कैसी होगी, विशेष से सामान्य प्रक्रिया। दूसरी बात, इसमें क्या था निगमन में, इसमें निष्कर्ष अनिवार्यतः या अंततः आधार वाक्यों से निकलेगा। दूसरी बात, आगमन में ऐसा नहीं होगा, इसमें निष्कर्ष अनिवार्यतः या अंततः आधार वाक्यों से प्राप्त नहीं होता, आधार वाक्यों से प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आधार वाक्य छोटा, निष्कर्ष बड़ा है, तो इससे, इस छोटे से ये पूरा बड़ा तो बना नहीं होगा, इसमें और भी नई जानकारियां आई होंगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अनिवार्यता या अंततः आधार वाक्यों से व्याप्त नहीं होगा, उससे व्यापक मिलेगा। तीसरी बात, निगमन का निष्कर्ष आधार वाक्यों से अधिक व्यापक नहीं होगा, ठीक उल्टा कर लीजिए, आगमन का निष्कर्ष आधार वाक्यों से अधिक व्यापक होगा। दिख ही रहा होगा, आधार वाक्य छोटा, निष्कर्ष बड़ा है, तो अधिक व्यापक होगा। निगमन में क्या था, आधार वाक्य बड़ा था और निष्कर्ष छोटा था, तो सीधी सी बात है ये अधिक व्यापक नहीं होगा निष्कर्ष, और इसमें अधिक व्यापक होगा। चौथी बात, निगमन अवरोही प्रक्रिया है, ठीक उल्टा कर लीजिए, आगमन आरोही प्रक्रिया होगी। ठीक है। नेक्स्ट, निगमन कारण से कार्य की ओर होने वाली प्रक्रिया है, उल्टा कर लीजिए, आगमन कार्य से कारण की ओर होने वाली प्रक्रिया है, कार्य से कारण की ओर। इसके बाद निगमन आकारिक सत्य होता है, वास्तविक नहीं, इसको भी ठीक उल्टा कर लीजिए, आगमन आकारिक के साथ वास्तविक सत्य भी होती है। तो चलिए अब फिर से मैं एक एक चीजें बता दे रहा हूं, समझिए।
निगमन सामान्य से विशेष है तो आगमन विशेष से सामान्य होगी। निगमन का निष्कर्ष अनिवार्यतः या अंततः आधार वाक्यों से मिल रहा है तो आगमन का निष्कर्ष अनिवार्यतः नहीं मिलेगा। निगमन का निष्कर्ष आधार वाक्यों से अधिक व्यापक नहीं होगा तो आगमन का निष्कर्ष आधार वाक्यों से अधिक व्यापक होगा। निगमन अवरोही प्रक्रिया है तो आगमन आरोही प्रक्रिया है। निगमन कारण से कार्य की ओर होने वाली प्रक्रिया है तो आगमन कार्य से कारण की ओर होने वाली प्रक्रिया है। निगमन आकारिक सत्य होता है, वास्तविक नहीं, लेकिन आगमन आकारिक के साथ वास्तविक सत्य भी होगी। इतनी बातें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। सामान्य कहने का मतलब विशेष से सामान्य। निष्कर्ष अनिवार्यता आधार वाक्यों से प्राप्त नहीं होता आगमन में। आगमन का निष्कर्ष आधार वाक्यों से अधिक व्यापक होगा। आगमन आरोही प्रक्रिया है। आगमन कारण से कार्य की ओर होने वाली प्रक्रिया है। आगमन आकारिक के साथ वास्तविक सत्य भी होती है। ये दोनों तो तुलनात्मक इनका हो गया और इसी से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अब कुछ और विशेषताएं आगमन की हैं, एक दो वो भी समझ लीजिए। पहली बात तो आगमन विधि की खोज अरस्तु ने नहीं की थी, बेंकन महोदय ने की थी, ये याद रखिएगा। निगमन की खोज जहां अरस्तु ने की थी वहीं आगमन विधि की खोज बेंकन महोदय ने की थी। अब ये हो गया आपका निगमन। निगमन के बाद आगमन की जो एक दो और विशेषताएं हैं वो भी समझ लीजिए। इतनी विशेषताओं के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब जो इसकी एक दो और विशेषताएं हैं एग्जाम में एक दो बार पूछी हैं वो भी समझ लीजिए तो आसानी रहेगी। निगमन जो होता है, निगमन नहीं आगमन जो होता है, एक बात ध्यान दीजिएगा, जो इसकी विशेषता है वो इसकी नहीं होगी, इतनी ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए जहां विशेषता लिख रहे हैं और वो निगमन में आ जाए तो काट दीजिएगा, वो गलत होगी। आगमन अनुभवाश्रित होता है, अनुभव पर आश्रित होता है। तो अगर अब कोई पूछे कि निगमन अनुभव आश्रित होता है तो तुरंत काट दीजिएगा, बल्कि कौन होता है, आगमन होता है। इसके अलावा आगमन प्रयोग प्रेक्षण पर आधारित होता है। इसके बाद आगमन प्रकृति की समरूपता, ये मिले ऑप्शन में तो सबसे पहले ये टिक मारिए। अगर पूछ रहा है आगमन कैसा होता है तो अगर मिला प्रकृति की समरूपता तो टिक मारिए। मान लीजिए ऑप्शन में नहीं है तब एक रूपता मारिएगा, वो भी नहीं है तब एकता मारिएगा। बात समझ में आई। एग्जाम में अगर दे दे कि तीनों दे दे तो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या होगा, समरूपता। ये नहीं है एक रूपता, ये नहीं है एकता, ये भी नहीं है तो सामंजस्य। बात समझ में आई। आगमन की प्रकृति, आगमन जो होता है प्रकृति की समरूपता सबसे बेस्ट है। नहीं मिला ऑप्शन में तो एक रूपता, ये भी नहीं मिला तो एकता, ये भी नहीं मिला तो सामंजस्य पे आधारित होता है। और ये चारों अगर ऑप्शन में आ गए तो समरूपता पे टिक मार दीजिएगा। आगमन में विश्व के बारे में नई जानकारियां प्राप्त होती हैं, प्राप्त होती है। ये चारों और स्पेशल विशेषताएं। क्यों नई जानकारी प्राप्त होगी, आप अपने आप इस गोले को समझ जाएंगे तो कर लेंगे। देखिए इसका आधार वाक्य था छोटा मेरे पास, हाँ, निष्कर्ष क्या मिल रहा है, बड़ा। तो सीधी सी बात है कुछ नई जानकारी जुड़ी होंगी तभी तो बड़ा हुआ होगा, लेकिन निगमन में ऐसा नहीं होता। तो इतनी विशेषताएं और हैं। आगमन अनुभवाश्रित होता है, निगमन नहीं होता होगा। आगमन प्रकृति की समरूपता पे चलता है, निगमन नहीं चलता होगा। आगमन विश्व के बारे में नई जानकारियां देता है, निगमन नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आगमन निगमन। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिएगा। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। ये हो गया आपका तर्कवाक्य, युक्ति और युक्तियों के प्रकार आपके सिलेबस से। अब जो पढ़ाना है वो है परिभाषा और परिभाषा के प्रकार। देखिए परिभाषा और परिभाषा के प्रकार पढ़ाने से पहले एक चीज और बता देते हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, युक्ति की पहचान कीजिए। मान लीजिए आपसे पूछ दिया
कि निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से युक्ति कौन सी है। तो युक्ति की पहचान करने के लिए एक आसान सी ट्रिक समझ लीजिए। देखिए, जब भी किसी पूरे वाक्य में, वाक्य लिखे मिलते हैं, जब भी किसी वाक्य में अतः, क्योंकि, चूंकि, इसलिए, अतएव आदि ऐसे वर्ड आ जाएंगे। मान लीजिए कोई लंबा सा सेंटेंस लिखा है, राम घर जाएगा क्योंकि उसने खाना नहीं खाया है, अतः उसे घर जाना चाहिए। तो आप चुपचाप टिक मार के चले आइएगा कि युक्ति है। अगर ये वर्ड आपको दिख रहे हैं, अतः, क्योंकि, चूंकि, इसलिए, अतएव, अगर ये 4-5 वर्ड अगर आपको दिख रहे हैं तो आप उस सेंटेंस को मार दीजिएगा युक्ति है। ठीक। एक और समझ लीजिए, आपके एग्जाम में आता है सादृश्य मूलक तर्क। सादृश्य मूलक या सादृश्यानुमान वैसे आगे पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे ट्रिक बता रहे हैं कि इसको पहचानते कैसे। बहुत आसान है, इसमें आपको पढ़ना भी ज्यादा नहीं पड़ता। सादृश्य मूलक तर्क या सादृश्यानुमान को पहचानने के लिए ट्रिक है, जब दो चीजों की तुलना हो या फिर सेंटेंस में क्या बताई जा रही हो, समानता बताई जा रही हो। ध्यान दीजिएगा, जब दो चीजों की तुलना कर रहे हो या समानता बता रहे हो तो वहां पे क्या होता है, सादृश्य मूलक या सादृश्यमान। तो इसको पहचानने के लिए कुछ वर्ड है, जैसा कि, वैसा कि, उसी तरह, इसी तरह, समानता, दोनों एक जैसे, इस टाइप के वर्ड आ गए। जैसा कि, वैसा कि, उसी तरह, इसी तरह, समानता, दोनों एक जैसा, या तुलना करने पर, या तुलना लिख जाए। तो ऐसे वर्ड अगर आ गए तो अपने आप टिक मार के चले आइए, वो क्या होगा, सादृश्यानुमान। जैसे कह दें, सभी शिक्षक एक बैल की तरह कार्य करते हैं, तो क्या आ गया, की तरह। तो की तरह आ जाए, इसी तरह, उसी तरह, या की तरह, तो ये भी क्या बन जाएगा, सादृश्य मूलक। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, 1 नंबर अपने आप ही बन जाता है। युक्ति की पहचान, अतः, क्योंकि, चूंकि, इसलिए, अतः वर्ड आ गया तो युक्ति है। सादृश्य मूलक पहचानने के लिए पहली बात तो समझिए, तुलना हो रही होगी या समानता बता रहा होगा, तो वैसे ही वर्ड ढूंढिएगा, जैसा कि, वैसा कि, उसी तरह, इसी तरह, समानता, दोनों एक जैसे हैं, की तरह, या तुलना। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, परिभाषा एवं परिभाषा के प्रकार। देखिए, हम लोग परिभाषा बहुत सी चीजों की पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन परिभाषा की परिभाषा जल्दी नहीं पढ़ते। लेकिन लॉजिक में आपको परिभाषा की भी परिभाषा पढ़नी पड़ती है कि परिभाषा कहते किसे। तो एक शब्द में जान लीजिए परिभाषा कहते किसे, तब आपको परिभाषा के प्रकार बताएंगे। परिभाषा मतलब तो जानते ही, डेफिनेशन होती है। तो परिभाषा किसे कहते हैं, तो परिभाषा का मतलब होता है, देखिए, किसी शब्द या प्रतीक, या फिर इसी को बोल सकते हैं संकेत। 3 चीजें हैं, समझिए, किसी शब्द, प्रतीक या फिर संकेत। इन तीनों को देखिए, शब्द हो, प्रतीक हो या संकेत हो, इसी को हमें क्या करना पड़ता है, सुव्यवस्थित। ध्यान दीजिएगा, किसी शब्द, प्रतीक, संकेत के जो सुव्यवस्थित अर्थ को स्पष्ट करे, वही परिभाषा है। देखिए, किसी शब्द, प्रतीक या संकेत के सुव्यवस्थित अर्थ को स्पष्ट करना ही क्या कहलाता है, परिभाषा कहलाता है। और परिभाषा का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, तर्क में या लॉजिक में परिभाषा के जो 5 मूल उद्देश्य माने जाते हैं, और उसी से 5 परिभाषाओं के प्रकार का जन्म होता है। वो 5 उद्देश्य देख लीजिए, अगर आया तो आप टिक लगा के चले आएंगे कि भाई परिभाषा की यही उद्देश्य है। तो जो 5 मूल उद्देश्य हैं, पहला होता है शब्द भंडार में वृद्धि। जो पहला उद्देश्य है वो है शब्द भंडार में वृद्धि। इसको समझाना नहीं पड़ेगा, परिभाषाएं इसलिए बनाई भी जाती हैं कि बहुत सी चीजें परिभाषित हो जाएंगी तो आपके शब्दकोश या शब्द भंडार में अपने आप क्या करेंगी, वृद्धि करेंगी। दूसरा, संदिग्धता को दूर करना। परिभाषा का जो दूसरा उद्देश्य है वो है क्या, संदिग्धता को दूर करना। तो ये दूसरा उद्देश्य हो गया। पहला है कि शब्द भंडार में वृद्धि, दूसरा है संदिग्धता को दूर करना। जब कोई चीज संदिग्ध हो जाती है, जिसमें भ्रम पड़ जाता है,
तो उसकी परिभाषा एक निश्चित कर दी जाती है, तो वो संदेह या भ्रम खत्म हो जाएगा। तीसरी बात है अर्थ को स्पष्ट करना। परिभाषाएं किसी भी शब्द के अर्थ को स्पष्ट कर दे रही हैं, और अभी मैंने परिभाषा का जब परिभाषा लिखाई है तो क्या है, सुव्यवस्थित अर्थ को स्पष्ट करना, ये भी एक इसका उद्देश्य हो गया। चौथा, सैद्धांतिक व्याख्या करना। किसी भी चीज की सैद्धांतिक रूप से व्याख्या करना भी परिभाषा का एक उद्देश्य है। और पांचवा और अंतिम, मनोभावों को प्रकट करना। तो ये 5 उद्देश्य हैं। पहला है शब्द भंडार में वृद्धि, दूसरा है संदिग्धता को दूर करना, तीसरा है अर्थ को स्पष्ट करना, चौथा है सैद्धांतिक व्याख्या करना, और पांचवा मनोभावों को प्रकट करना। तो ये 5 जो हैं परिभाषा के उद्देश्य प्रमुख हैं जो तर्क में माने जाते हैं, और परिभाषा की परिभाषा रही है। अब जो हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है परिभाषा में से, वो है परिभाषा की प्रकार, और उन्हीं प्रकारों को आपको पढ़ना है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय नहीं मिलेगा तो पीछे बैकवर्ड करके ले लीजिएगा। चलिए, अब जो परिभाषा के प्रकार हैं, परिभाषा के प्रकार, तो 5 प्रकार की परिभाषाएं आपको पढ़नी हैं। वो पांचों लाइन से समझते जाइए। क्या है वो पांचों? देखिए, पहली होती है ऐच्छिक परिभाषा। परिभाषा के प्रकार पहली होती है ऐच्छिक, इसी को बोलते हैं स्वनिर्मित परिभाषा। तो पहली आपकी होगी ऐच्छिक या स्वनिर्मित परिभाषा। दूसरी होती है कोशीय परिभाषा। कोशीय परिभाषा। तो जो दूसरी है आपकी कोशीय परिभाषा, क्या है? कोशीय परिभाषा, ठीक। इसी को जैसे कोशीय परिभाषा, कोश का मतलब होता है डिक्शनरी, मतलब ऐसे वर्ड जो डिक्शनरी यूज होते हो, सिंपल सा ऐसा समझिए। तीसरी होती है निश्चायक परिभाषा। चौथी होती है सैद्धांतिक परिभाषा। पांचवी होती है प्रत्ययकारी परिभाषा। ये 5 परिभाषाएं आपको पढ़नी है, और ये 5वीं प्रत्ययकारी को ही हम प्रेरक भी कहते हैं। अब ये 5 परिभाषाओं को एक एक करके आपको समझना है। पहले लेते हैं ऐच्छिक या स्वनिर्मित परिभाषा। ऐच्छिक का मतलब इच्छा अनुसार। ऐच्छिक का मतलब तो समझ में आता होगा, अपनी इच्छा अनुसार। स्वनिर्मित का मतलब अपने से निर्मित करना। तो दोनों का मतलब इच्छा अनुसार ही निर्मित करना होता है। तो आप इसको ऐसे समझिए, जब हम अपनी इच्छा अनुसार देखिए, जब हम अपनी इच्छा अनुसार या सुविधा अनुसार किसी संकेत अथवा प्रतीक का प्रयोग करते हैं, आपको आसानी से समझने के लिए समझिए, आपके घर में आपके जो छोटे भाई बहन होंगे या आप ही होंगे, तो आपके घर वाले आपके ओरिजिनल नाम जो स्कूल में आप सर्टिफिकेट में लिखवाते हैं उसकी जगह चिंटू पिंटू टाइप का नाम रख देते हैं। तो वो जो नाम रखते हैं चिंटू पिंटू टाइप का, ध्यान दीजिएगा, जो ये नाम रखे चिंटू, तो आपके घर में कोई ज्यादा कार्टून देखता होगा, उस कार्टून में चिंटू नाम होगा, तो उसने आपकी शक्ल को देख कर कार्टून जैसी मिलती है तो क्या कर दिया होगा, इच्छा अनुसार अपनी सुविधा अनुसार आपको चिंटू बुलाना शुरू कर दिया होगा। तब से आपका नाम पड़ गया चिंटू चिंटू चिंटू। तो ध्यान दीजिएगा, ये परिभाषा कैसी होगी, ऐच्छिक या स्वनिर्मित हो गई। अब ये कैसी होती है, अपनी सुविधा अनुसार लोग बना लेते हैं, तो अपनी सुविधा अनुसार ये परिभाषा गढ़ दी गई। अब जो एग्जाम में प्रश्न बनता है, 2 बनता है। पहला तो पूछता ये है
ऐसे संकेत, प्रतीक या चिन्ह जो अपनी इच्छानुसार या सुविधानुसार निर्मित कर लिए जाते हैं, वो किस प्रकार की परिभाषा होती है? तब तो आप टिक मार देंगे ऐच्छिक परिभाषा। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऐसी कौन सी परिभाषा है जो ना तो सत्य होती है ना असत्य? ये बात याद रखिएगा, ऐच्छिक परिभाषाएं ना तो सत्य होती हैं और ना ही असत्य होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ऐच्छिक परिभाषाएं ना तो सत्य होती है ना असत्य होती हैं। अब कैसे ना तो सत्य होती ना ही असत्य होती हैं? जिसने आपका नाम रखा है उसके लिए सत्य है, जो नहीं जानता उसके लिए असत्य है। तो ये ना तो सत्य हुई ना असत्य हुई। अगर पूरी दुनिया चिंटू जान जाती तो वो सत्य असत्य में से कुछ होती। जैसे मान लीजिए आपका नाम चिंटू आपके घर वाले जानते हैं और उसके बाद वो दुनिया जानने लगे और डिक्शनरी में एक वर्ड आ जाए, चिंटू एक बालक है जो जेआरएफ की तैयारी करता है, डिक्शनरी में आ जाए, तब वो ना तो सत्य ना ही असत्य की जगह क्या होगी? सत्य या असत्य में आ जाएगी। अब आते हैं दूसरी परिभाषा पे, कोशीय परिभाषा। अब देखिए जो परिभाषाएं थी ना तो सत्य थी ना ही असत्य। अब जो कोशी परिभाषा, मान लीजिए चिंटू नाम बहुत फेमस हो गया आपका। अब ये नाम इतना फेमस हो गया कि प्रचलित हो गया, दुनिया में चलने लगा, मतलब एकदम प्रचलित हो गया और दुनिया में एकदम चलने लगा कि ये नाम चिंटू चिंटू, सब चिंटू नाम से केवल आप ही को जानने लगे। तो क्या होगा, जब ये प्रचलित शब्द बन जाएगा तो इस शब्द को कोश में स्थान दे दिया जाएगा। कहने का मतलब सिंपल समझिए, जब प्रचलित बन जाएगा तो प्रचलित शब्द की एक नई परिभाषा गढ़ी जाएगी। वो परिभाषा देखिए कैसे होगी। मान लीजिए चिंटू नाम आपका था, बहुत प्रचलित हुआ, इसके बाद अब इतना प्रचलित हो गया कि दुनिया में जब भी चिंटू कहा जाता है आप ही को याद किया जाता है। तो डिक्शनरी में एक वर्ड आएगा चिंटू, उसके आगे लिखा होगा एक लड़का जो कि जेआरएफ की तैयारी करता था। अब ये डिक्शनरी में आकर के फिक्स हो गया। जब कोई चीज आकर के रूढ़ हो जाती है वो कोशीय शब्द में आ जाती है। तो प्रचलित शब्द की जब परिभाषा दी जाती है तो उसे हम बोलते हैं कोशीय परिभाषा। ठीक है। या फिर अगर आप रूढ़ की बात कर दें, जैसे कोई शब्द आकर के रूढ़ हो गया तो वो भी क्या बन जाता है? डिक्शनरी वर्ड, कोशीय परिभाषा। अब इसकी जो विशेषता, जैसे ये क्या थी? ऐच्छिक या स्वनिर्मित, ना तो सत्य ना ही असत्य, ये इंपॉर्टेंट थे इसके लिए। इसी तरह इसके लिए भी है। ये कैसी होती है? ये ना तो सत्य है ना असत्य है, तो कोशी परिभाषाएं सत्य या असत्य होती हैं। ध्यान दीजिएगा, या तो ये सत्य होगी या तो ये असत्य होगी। लेकिन ये सत्य असत्य होगी कैसे? वास्तविक प्रयोग के अनुसार। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछ दे कि प्रचलित शब्द की परिभाषा क्या कहलाती है? कोशीय। दूसरा पूछ देगा सत्य या असत्य कौन सी होती है, तो आप बता देंगे कोशीय। पूछ दिया न तो सत्य न ही असत्य कौन सी परिभाषा होती है, तो बता देंगे ऐच्छिक या स्वनिर्मित। अब आते हैं अपनी तीसरी परिभाषा की तरफ, जिसका नाम है निश्चायक परिभाषा। अब निश्चायक परिभाषा क्यों होती है? देखिए ये दोनों परिभाषाएं, देखिए इसमें ये तो न तो सत्य न ही असत्य है, हम इसमें क्या है? संशय में है कि सत्य है कि असत्य, अटक गए। न तो सत्य न ही असत्य, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ भी क्या है? सत्य या असत्य। अब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये भी क्या है। तो इन दोनों में अभी भी हमें क्या है? संदिग्धता बनी हुई है। इसीलिए तीसरी परिभाषा बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? जो स्वनिर्मित है, स्वनिर्मित और कोशीय परिभाषा की संदिग्धता को दूर करने के लिए, उसके डाउट को दूर करने के लिए, देखिए निश्चायक परिभाषा क्यों बनती है? स्वनिर्मित और कोशी परिभाषाओं की संदिग्धता को दूर करने के लिए निश्चायक परिभाषा होती है। अब इसकी ढेर सारी विशेषताएं, पहले ये समझिए। एक एग्जांपल देते हैं तो अपने आप समझ में आएगा। अब ऐच्छिक स्वनिर्मित परिभाषा है तो कोई बात ही नहीं है, इसका तो हम कुछ यूज नहीं करेंगे। आते हैं कोशी परिभाषा। कोश में आपके एक वर्ड है नरसिंह। नरसिंह कहने का मतलब आधा शेर आधा मनो। ये हमारे यहाँ भगवान के लिए यूज होता है। हमारे यहाँ एक भगवान है, उनका नाम है नरसिंह। तो कोश में जाएंगे डिक्शनरी में तो ये वर्ड मिलेगा नरसिंह, आधा मानव आधे शेर, स्वरूप के देवता। तो अब क्या है, कोई व्यक्ति चला जाए अदालत में
अदालत में नहीं, पुलिस स्टेशन, और वहां पे जा करके एक FIR करा दे कि भगवान नरसिंह ने आकर के मेरे पड़ोसी की हत्या की, मैंने देखा। अब ये जो एग्जाम्पल उसने दिया कि उसने पाप किया था तो भगवान नरसिंह आए और उसको मार के चले गए, तो क्या कोई पुलिस वाला व्यक्ति मानेगा? कोई नहीं मानेगा। मान लीजिए, अब क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि कोश में तो है लेकिन किसी ने देखा नहीं, वास्तविक प्रयोग में उन्होंने किसी ने देखा नहीं, तो कोशी परिभाषा के नाम पे FIR नहीं लिखी जा सकती। अब ये है कि नहीं है, इसको दूर करने के लिए तीसरी परिभाषा बनेगी निश्चायक। क्या बनेगी? नरसिंह की कोशी परिभाषा तो ये है, लेकिन नरसिंह एक भगवान है जिन्हें व्यक्ति ने नहीं देखा है, न वो किसी मनुष्य की हत्या करने आते हैं। ठीक है, तो ये निश्चायक परिभाषा बनेगी। देखिए, स्वनिर्मित और कोशी परिभाषाओं की संदिग्धता को दूर करने के लिए बनने वाली परिभाषा निश्चायक है। दूसरी बात, ये सर्वमान्य परिभाषा होती है, इसको सभी मानते हैं। तीसरी बात, अदालत और सरकारी जगहों पे, मतलब अदालत आदि में इसी परिभाषा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सर्वमान्य है, सभी इसको मानते हैं। कारण क्या है कि हम नरसिंह के खिलाफ FIR करा के चले आए, तो अब ये थोड़े ना है कि उनको ढूंढ करके उनको किसी प्रकार की सजा दी जाएगी, बल्कि हम पहले उसको दूर करेंगे इसमें जो संदिग्धता है, और उसके बाद सर्वमान्य परिभाषा का प्रयोग करेंगे। उसके आधार पर हम बताएंगे कि ये सारी चीजें हैं। ठीक, तो देखिए, निश्चायक परिभाषा क्या है? स्वनिर्मित और कोशी परिभाषा की संदिग्धता को दूर करने के लिए बनाएगी, पहली बात। दूसरी बात, ये सर्वमान्य परिभाषा होती है, और तीसरी बात, अदालत आदि के कामकाजों में प्रयुक्त होने वाली होती है। तो कुछ भी पूछेगा तो निश्चायक। अब चौथी और पांचवी देखिए, सैद्धांतिक। सिद्धांत, ये तो ठीक है, सिद्धांत की व्याख्या करने वाली होगी, ये तो ऐसे ही दिख रहा है। सैद्धांतिक परिभाषा किसे कहेंगे? सिद्धांत की व्याख्या करने हेतु। अब एक चीज समझिए, सिद्धांत बनते बिगड़ते हैं। सिद्धांत क्या होते हैं? बनते बिगड़ते हैं, यानी कि खंडन मंडन होता रहता है। पुराना व्यक्ति कुछ और कहेगा, नया सिद्धांतकार आकर के कुछ और कहेगा। तो सैद्धांतिक परिभाषाएं प्रायः कैसी होती हैं? विवादित। इस बात को ध्यान दीजिएगा, सैद्धांतिक परिभाषाएं प्रायः विवादित होती हैं, और इसका प्रयोग कहाँ होता है? दर्शन, विज्ञान आदि क्षेत्रों में सैद्धांतिक परिभाषा का विशेष महत्व है। तो तीन बातें याद रखनी है। सिद्धांत की व्याख्या करने हेतु बनती है सैद्धांतिक परिभाषा। सिद्धांत क्या होते हैं? खंडन मंडन होते हैं, इसलिए सैद्धांतिक परिभाषाएं प्रायः विवादित होती हैं। यूजीसी अगर पूछ दे प्रायः कौन सी परिभाषा विवादित मानी जाती है? सैद्धांतिक। और दर्शन, विज्ञान आदि क्षेत्रों के उपयुक्त है सैद्धांतिक। अब आते हैं अपनी अंतिम परिभाषा पे, प्रत्ययकारी या प्रेरक। जब मनुष्य के मनोभावों को प्रेरित किया जाए। आप लोग अक्सर सुनते हैं कि बड़े बड़े नेता संत आदि उपदेश देते हैं, वो किस प्रकार की परिभाषा होती है? प्रेरक। तो उसी को हम बोलते हैं प्रेरक परिभाषा। किसी को आदेश देना, उपदेश देना आदि, उनके मनोभावों को जागृत करना, ये सारी चीजें किस परिभाषा में आएंगी? प्रेरक या प्रत्ययकारी परिभाषा। तो आपको मैंने 5 परिभाषाएं बताई हैं। पहली है ऐच्छिक, जो कि अपनी सुविधा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार बनाई जाती है, न तो ये सत्य होगी न ही असत्य। दूसरी है कोशीय, ये प्रचलित शब्दों की परिभाषा होती है, ये सत्य या असत्य होती है, लेकिन कब? वास्तविक प्रयोग के अनुसार सत्य या असत्य होगी। तीसरी है निश्चायक, जो स्वनिर्मित या ऐच्छिक परिभाषा है, और कोशी परिभाषा की जो संदिग्धता है उसको दूर करने के लिए बनने वाली परिभाषा क्या कहलाएगी? निश्चायक। ये सर्वमान्य परिभाषा होगी और अदालत आदि के कामकाज में इसी का प्रयोग होगा। इसके बाद है सैद्धांतिक परिभाषा। ये परिभाषा सिद्धांत की व्याख्या करने हेतु बनाई जाती है, प्रायः विवादित होती है। कारण क्या है कि सिद्धांत क्या होते हैं? खंडन मंडन होते रहते हैं, तो विवाद होगा ही, और ये दर्शन, विज्ञान आदि के लिए उपयुक्त मानी जाएगी। अंतिम है प्रत्ययकारी या प्रेरक परिभाषा। जब मनुष्य के मनोभावों को उद्वेलित करना हो या प्रेरित करना हो, तो उसके लिए बनाई जाने वाली परिभाषा प्रेरक परिभाषा होगी। ये हो गए आपकी परिभाषा, परिभाषा के उद्देश्य और परिभाषा के प्रकार। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। अब हम भाषा का जो प्रयोग है, वस्तुअर्थक और गुणार्थक, उसको समझते हैं। जो भाषा का प्रयोग है, आपके यूजीसी का एक टॉपिक, भाषा का प्रयोग। कैसा प्रयोग? वस्तुअर्थक और गुणार्थक। इसी गुणार्थक को लक्ष्यार्थक प्रयोग भी कहा जाता है। इसको समझते हैं।
तो जो हमारा वस्तुवर्धक है इसी को डिनोटेशन कहते हैं, इंग्लिश में डिनोटेशन। ठीक, और इसी गुणार्थक या लक्षणार्थक को कोनोटेशन कहते हैं। तो ये जो डिनोटेशन है वस्तुवर्धक और जो कोनोटेशन है गुणार्थक, इसको भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए इससे बहुत ही ज्यादा अभी तक प्रश्न बने नहीं है, जो बनेंगे वो सारी चीजें बता देते हैं। देखिए अब ये जो दोनों प्रयोग हैं वस्तुवर्धक और गुणार्थक प्रयोग, देखिए नाम क्या है इसका, पहला जो है आपका वो लिखा है वस्तुवर्धक, इसका मतलब अगर आप ध्यान से समझिए तो वस्तु का, ऐसा समझ लीजिए। और जो दूसरा है वो लिखा है गुणार्थक या लक्ष्यार्थक, तो इसका मतलब है गुण का। वस्तु क्या होती है, सामान्य, गुण क्या होते हैं, विशेष। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ जाएंगी तो ये समझ में आ जाएगा कि ये प्रयोग क्या है। वस्तुवर्धक डिनोटेशन, गुणार्थक कोनोटेशन इंग्लिश में। तो जब हम वस्तुओं का या आप कह सकते हैं व्यक्तियों का, जब व्यक्तियों को निर्देश करते हैं, व्यक्तियों की ओर बताते हैं, उसको हम बोलते हैं वस्तुवर्धक प्रयोग। यानी कि इसके लिए एक वर्ड है, इसको बोलते हैं डिनोटेशन। जो ये डिनोटेशन है आपका, इसको टू मार्क डाउन, इंग्लिश में एक वर्ड है टू मार्क डाउन। अगर आपसे एग्जाम पूछे टू मार्क डाउन किसके लिए यूज होता है, तो ये होता है वस्तुवर्धक के लिए। इसका मतलब क्या है, व्यक्तियों को निर्देश करना। और जो गुणार्थक है उसको बोलते हैं कोनोटेशन, इसका मतलब होता है टू मार्क विद, तो इसका मतलब होता है टू मार्क विद। तो इसमें किसको निर्देश करते हैं, इसमें जो निर्देश कर रहे होते हैं वो किसी व्यक्ति को ना करके के व्यक्ति विशेष या उसके गुण को कर रहे होते हैं। किसको कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष या गुण को, या गुण को। वस्तुवर्धक परिभाषा में व्यक्तियों को कर रहे हैं, मतलब सामान्य रूप से कर रहे हैं। और कोनोटेशन में व्यक्ति विशेष या उसके गुण को कर रहे हैं, यानी कि विशेष रूप से कर रहे हैं। अब इनके जो क्षेत्र हैं वही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए कि कौन सा प्रयोग किससे संबंधित है। वस्तुवर्धक प्रयोग विस्तार से संबंधित है, रेंज से। मनुष्य बोल देंगे तो सारे मनुष्य आ जाएंगे उसके अंदर, तो किससे, विस्तार से संबंधित है। बड़े क्षेत्र से संबंधित है और साथ में विषय से संबंधित है। तो ये सारी चीजें क्या है, सामान्य रूप से बड़ी है, व्यापक है, समझ लीजिए। विस्तार से, क्षेत्र से और विषय से संबंधित होने वाला प्रयोग वस्तुवर्धक प्रयोग है। और गुणार्थक प्रयोग किससे संबंधित होगा, ये स्वभाव से। देखिए ये विशेष चीज होती है स्वभाव, सबका अलग अलग। किसी पदत्व से, पदत्व कहने का मतलब जो पद का मूल गुण है उसको बोलते हैं। और इसके अलावा स्वभाव, पदत्व या गहराई से, गहराई भी क्या है, विशेष गुण है। ये सामान्य गुणों पे चलती है तो वस्तुवर्धक, और अगर ये विशेष पे आ जाएगी तो गुणार्थक। तो दोनों को यही मतलब है। अब इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए जब भाषा का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होगा और उसका संबंध विस्तार से, बड़े क्षेत्र से और विषय से होगा, तो वस्तुवर्धक होगी। अब ये गुणार्थक क्या होगी, या लक्ष्यार्थक। गुणार्थक को ही लक्ष्यार्थक बोलते हैं। जब व्यक्ति विशेष या गुण के लिए हो, जब प्रयोग किसके लिए हो, व्यक्ति विशेष या गुण के लिए, तो उसे हम बोलेंगे गुणार्थक या लक्ष्यार्थक। और इसमें विस्तार नहीं, इसमें क्या आता है, स्वभाव के लिए होगी, पदत्व के लिए होगी और गहराई के लिए होगी।
ठीक है, बस इतनी सी चीजें आपको याद दिमाग में रखनी है। इसको बोलते हैं डी नोटेशन और इसको बोलते हैं को नोटेशन। डी नोटेशन का मतलब ही होता है टू मार्क डाउन, मतलब व्यक्तियों के लिए। को नोटेशन का मतलब होता है टू मार्क विद, मतलब व्यक्ति विशेष के लिए। बस इतनी सी चीज इसमें याद करनी है। और अब जो इसके संबंध हैं वो बहुत ही सिंपल है, वो आपको एक लाइन में समझ में आ जाएंगे, उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब जो हमको समझाना है कि गुणार्थक और वस्तुअर्थक का जो संबंध होता है वो क्या होता है, तो आपको एक दो लाइनें याद करनी है। वो संबंध के लिए आपको कुछ नया याद नहीं करना होगा इसके लिए, ठीक है। देखिए, पहला आपको याद करना है वस्तुअर्थक गुणार्थक पर आश्रित होता है। इसको समझिए मत, बस याद कर लीजिए, एग्जाम में आए तो टिक लगा लीजिएगा। वस्तुअर्थक गुणार्थक पर आश्रित होता है। दूसरी बात आपको याद करनी है, गुणार्थक वस्तुअर्थक पर आश्रित होता है। ठीक है, पहली बात याद करनी है, वस्तुअर्थक गुणार्थक पर आश्रित होगा, गुणार्थक वस्तुअर्थक पर आश्रित होगा। गुणार्थक का एक अन्य नाम भी लक्षार्थक। यह है डी नोटेशन, यह है को नोटेशन। तो आप बोल सकते हैं डी नोटेशन को नोटेशन पे डिपेंड है, को नोटेशन डी नोटेशन पे डिपेंड है। बस अब जो बाकी बातें याद करनी है तो उसको ऐसे याद कर लीजिए। वस्तुअर्थक जब बढ़ेगा तो गुणार्थक घटेगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक अपोजिट होते हैं। वस्तुअर्थक जब घटेगा तो गुणार्थक बढ़ेगा। अब अगला लिख देते हैं, ठीक उसी तरह गुणार्थक जब बढ़ेगा तो वस्तुअर्थक घटेगा, और जब गुणार्थक घटेगा तो वस्तुअर्थक बढ़ेगा। ठीक, पहली बात याद कर लीजिए, दोनों एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, गुणार्थक वस्तुअर्थक पे, वस्तुअर्थक गुणार्थक पे, और एक बढ़ेगा तो अगला घटेगा। बस इतना दिमाग में रखिए, ये भी हो गया। तो ये है इसकी परिभाषा और ये है इसकी संबंध और विशेषता। तो ये हो गया भाषा के प्रयोग, वस्तुअर्थक और गुणार्थक। ये चीजें आपको इसलिए पढ़ाई जा रही कि आपकी किताबों में जल्दी ये चीजें मिलती नहीं है, इसीलिए इसको डिटेल पढ़ा दे रहे हैं। ये आपको किताबों में मिलेंगी नहीं, लेकिन सिलेबस में है। अगर यूजीसी ने प्रश्न बना दिया तो आप करने लायक रहेंगे। अब जो अगला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राम, जो कि बहुत पहले से एग्जाम में आ ही रहा है, उसको भी समझ लेते हैं कि वेन डायग्राम है क्या। अब जो आपको अगला टॉपिक पढ़ना है वो है वेन डायग्राम। इसी को बोलते हैं वेन आरेख, इसी को बोलते हैं वेन निरूपण, चिन्हांकन, आलेखन, रेखांकन, कुछ भी बोलिए, कुल मिलाकर के है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम पढ़ने के लिए जो आपको विशेष चीजें पढ़नी है इसमें वो है क्या, वेन डायग्राम की विशेषता और वेन डायग्राम होता क्या है। चलिए, आपको जो लाइन से वेन डायग्राम को समझना है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसको एक एक करके समझते जाइए। सबसे पहली बात, जो तर्क में आपको वेन डायग्राम पढ़ना है उसमें केवल और केवल, फिर से सुन लीजिए, केवल और केवल 3 अधिव्याप्त वृत्त होते हैं। अधिव्याप्त कहने का मतलब होता है, देखिए अधिव्याप्त का मतलब क्या होता है, देखिए आधे आधे व्याप्त हैं एक दूसरे में, इसको बोलते हैं अधिव्याप्त। तो इसमें कैसे वृत्त होंगे, 3 अधिव्याप्त वृत्त। तो सबसे पहली चीज तो यही समझ लीजिए कि आपको वेन डायग्राम में जो समझना है, पहली चीज उसमें क्या होते हैं,
3 अधिव्याप्त वृत्त होते हैं और तीनों अधिव्याप्त वृत्त S, P और M में बटे होते हैं। पहला वाला S, दूसरा वाला P और तीसरा वाला M। अब ये S, P, M है क्या? S का मतलब होता है अमुख्य पद, P का मतलब होता है मुख्य पद और M का मतलब होता है मध्यम पद। ये आपको आगे निरूपाधिक तर्कवाक्य में समझाया जाएगा, लेकिन बस इतना देख लीजिए। S का मतलब होता है अमुख्य पद, P का मतलब होता है मुख्य पद और M का मतलब होता है मध्यम पद। तो पहली विशेषता तो आपको यही समझनी है कि इसमें क्या होता है, 3 अधिव्याप्त, केवल और केवल 3 अधिव्याप्त वृत्त बना जाते हैं, न तो 3 से कम न तो 3 से ज्यादा। एग्जाम में अगर दे दे 2 अधिव्याप्त वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त, 4 वृत्त, तो ध्यान दीजिएगा केवल और केवल 3 वृत्त, 3 गोले, और वो भी आधे आधे व्याप्त गोले। दूसरी बात, यह आपको सामने दिख रहा है, तो चिन्हांकन या आलेखन या निरूपण की ये क्या होगी, प्रत्यक्ष विधि। सामने दिख रही है ना, तो प्रत्यक्ष विधि, और स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं तो स्पष्ट विधि। ये भी 2 बात समझ लीजिएगा कि ये किसी भी तर्क वाक्य, न्याय वाक्य, युक्ति के परीक्षण की क्या होती है, स्पष्ट और प्रत्यक्ष विधि होती है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या करता है, परीक्षण कर रहा है। तो परीक्षण करने वाला क्या है, एक तरह का, ये एक तरह का क्या है, मापक है, मीटर है ना, तभी तो परीक्षण कर रहा है। तो जो मापक और मीटर है ये, तो ये खुद में वैध या अवैध, अब ध्यान दीजिएगा, नहीं होगा। अब इसको, जो इसकी विशेषताएं हैं उसको लाइन से समझते जाइए तो ये आसानी समझ में आएगा। लेकिन पहली विशेषता दिमाग में एकदम रखिएगा कि इसमें केवल और केवल 3 अधिव्याप्त वृत्त होते हैं। अब मैं लाइन से विशेषताएं बता रहा हूं और समझाता जाता हूं। तो पहली विशेषता मैं यही लिख दे रहा हूं, केवल और केवल 3 अधिव्याप्त। एग्जाम में आपको गलत करवाने के लिए अधिव्याप्त की जगह अभिव्याप्त, अतिव्याप्त कुछ भी देगा, लेकिन आपको क्या देखना है, अधि मतलब आधा, अधिव्याप्त वृत्त होते हैं। पहली विशेषता तो याद कर लीजिएगा कि इसमें तीनों की केवल 3 अधिव्याप्त वृत्त होते हैं और उसमें S, P और M का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है, पहला वृत्त S, दूसरा P, तीसरा M। S का मतलब अमुख्य, P का मतलब मुख्य और M का मतलब मध्यम पद। अब दूसरा, यह चिन्हांकन, रेखांकन, आलेखन, वेन डायग्राम चिन्हांकन की, रेखांकन की, आलेखन की स्पष्ट और प्रत्यक्ष विधि है। दूसरी बात याद रखनी है, यह चिन्हांकन की, रेखांकन की, आलेखन की स्पष्ट और प्रत्यक्ष विधि है। इसमें न्याय वाक्यों, युक्तियों, तर्कों, न्याय वाक्य होगा, युक्ति होगी, तर्क होगा, इन सब की वैधता या अवैधता का परीक्षण किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, न्याय वाक्य, युक्ति या तर्कों की वैधता या अवैधता का परीक्षण किया जाता है, सत्यता या असत्यता का नहीं। देखिए, इसकी एक एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा दिमाग में, तो आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। इसमें न्याय वाक्यों की, युक्तियों, तर्कों की वैधता या अवैधता का परीक्षण होता है, सत्यता या असत्यता की नहीं। ध्यान दीजिएगा। चौथी बात, वेन डायग्राम, युक्ति की, इसकी जगह युक्ति, न्याय वाक्य, तर्क, हम तीनों में से एक वर्ड लिख दे रहे हैं, आप तीनों समझ लीजिएगा। युक्ति, न्याय वाक्य, तर्क, तो एक ही लिख दे रहे हैं। वेन डायग्राम तर्क का परीक्षण करता है, मूल्यांकन करता है और प्रतिनिधित्व भी करता है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन गलत कराने के लिए क्या करवाएगा, ये देखिए। वेन डायग्राम तर्क का परीक्षण, मूल्यांकन करता है किंतु प्रतिनिधित्व नहीं, गलत।
वेन डायग्राम परीक्षण करता है, प्रतिनिधित्व करता है, किंतु मूल्यांकन नहीं, ये भी गलत। वेन डायग्राम परीक्षण करता है, प्रतिनिधित्व करता है, मूल्यांकन नहीं करता। तो मतलब कुछ भी बोल दे, ध्यान दीजिएगा आपको, ये तीनों करता है, तो तीनों एलिमेंट रहने चाहिए। अगर केवल दो ही दे दे तो कोई बात नहीं, कि जैसे परीक्षण मूल्यांकन करता है तो ठीक है, लेकिन अगर बोल दे प्रतिनिधित्व नहीं करता तो सेंटेंस तुरंत गलत हो जाएगा। इस पे ध्यान दीजिएगा। तो ये 4 बातें हो गई। 5वीं बात, इसमें आधार वाक्यों को रेखांकित किया जाता है। निष्कर्ष को नहीं, इस बात को भी दिमाग में रखिएगा, निष्कर्ष को नहीं। वेन डायग्राम में आधार वाक्यों को रंगा जाता है या रेखांकित किया जाता है, निष्कर्ष को नहीं। तो देखिए 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, आधार वाक्य रेखांकित करने पर, आधार वाक्य को रेखांकित करने पर अगर निष्कर्ष रेखांकित हो जाए, निष्कर्ष कैसे, स्वयं रंग जाए, आप रंगिए मत, अगर वो स्वयं रेखांकित हो गया तो वैध है। ये बात समझिएगा। पहली बात, इसमें आधार वाक्यों को रेखांकित किया जाता है, निष्कर्ष को नहीं। तो होगा क्या, आधार वाक्यों को रेखांकित करने पे, रंगने पे अगर निष्कर्ष स्वयं रेखांकित है तो वैध है, और आधार वाक्य को रंग रहे थे, निष्कर्ष स्वयं रेखांकित नहीं हो पाया तो युक्ति अवैध है। इतनी बात समझ में आई। अब इतनी चीजें वेन डायग्राम की विशेषता कह लीजिए, इसकी प्रकृति कह लीजिए, यही एग्जाम में जो पूछता है वो है। फिर से बता दे रहे हैं, इसमें केवल और केवल 3 अधिव्याप्त वृत्त होंगे, एस, पी और एम का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे। एस, पी और एम, एस का मतलब अमुख्य, पी का मतलब मुख्य, एम का मतलब मध्यम पद। यह चिन्हांकन की, रेखांकन की, आलेखन की स्पष्ट और प्रत्यक्ष विधि है, पद्धति है, जो भी कह लीजिए। इसमें न्याय वाक्य कहिए, युक्ति कहिए, तर्क, इन सब की वैधता या अवैधता का परीक्षण किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सत्यता या असत्यता का परीक्षण वेन डायग्राम नहीं करता। वेन डायग्राम तर्क का, युक्ति का या न्याय वाक्य का परीक्षण करता है, मूल्यांकन करता है और प्रतिनिधित्व करता है। इसमें आधार वाक्यों को रेखांकित किया जाता है, निष्कर्ष को नहीं। अगर आधार वाक्य रंगने पर निष्कर्ष रंग गया तो युक्ति वैध हो गई, आधार वाक्य रंगने पर निष्कर्ष नहीं रंगा तो युक्ति अवैध हो गई। इतनी चीजें आपके वेन डायग्राम में इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने आपको बता दी। अब अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जो पढ़ना है एक टॉपिक, वो है तर्क दोष, फैसेल्सी। अब ये जो तर्क दोष है, इसमें भी आज जो पढ़ना है वो है अनौपचारिक तर्क दोष। औपचारिक तर्क दोष आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे, जब निरुपाधिक तर्क वाक्य पढ़ाए जाएंगे। तो तर्क दोष 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। पहले तो यही समझ लीजिए, औपचारिक तर्क दोष और अनौपचारिक तर्क दोष। औपचारिक तर्क दोष तर्क वाक्यों के आकार पे निर्भर करता है, जो आप निरुपाधिक तर्क वाक्य में जब अगली कक्षा चलेगी तो पढ़ेंगे। अनौपचारिक तर्क को भाषा पे या शब्द पे या अर्थ पे निर्भर करता है, और यही वाला तर्क दोष आपकी परीक्षा में इधर आ भी रहा है और यही ज्यादा पूछता भी है। ये भी पूछेगा तो बता दिया जाएगा, लेकिन ये आपको निरुपाधिक तर्क वाक्य की संरचना और बाकी चीजों के साथ पढ़ाया जाएगा। तो आज का आपका टॉपिक है अनौपचारिक तर्क दोष। इसी तर्क दोष को आपको पढ़ना है कि ये होता क्या है। देखिए, तर्क दोष कहने का मतलब है किसी तर्क में जो विकृति आ जाती है या फिर तर्क का सही निर्णय न लेने के लिए जो स्थिति रहती है, वही फैसेल्सी कहलाती है, यानी कि तर्क दोष कहलाता है। तो आपको वही तर्क दोष पढ़ने हैं। तो चलिए, आपका जो टॉपिक है अनौपचारिक तर्क दोष, इनफॉर्मल
फैल्सी, इसको पढ़िए। देखिए आपको पढ़ना है अनौपचारिक तर्क दोष, यानी कि इनफॉर्मल। जो ये इनफॉर्मल है ये भी दो भागों में बंटता है, प्रासंगिक, पहला भाग होता है प्रासंगिक अनौपचारिक तर्क दोष, और दूसरा होता है संदिग्ध अनौपचारिक तर्क दोष। तो ये दो तर्क दोष आपको, इसमें भी ढेर सारे तर्क दोष हैं, वही पढ़ने हैं। तो इन दोनों का अंतर न स्पष्ट करते हुए मैं डायरेक्ट आपको तर्क दोष ही पढ़ा दे रहा हूं, क्योंकि कौन सा प्रासंगिक है कौन सा संदिग्ध है ये परीक्षा में नहीं पूछा जाता, बल्कि वो जो तर्क दोष सामान्यतः इन दोनों मिलजुल के आते हैं उनसे ही प्रश्न बनते हैं। तो आपको अनौपचारिक तर्क दोष आज पढ़ाए जाएंगे। जो उसमें इंपॉर्टेंट है तो बहुत ढेर सारे ये, लेकिन जो इसके इंपॉर्टेंट हैं उसको देख लीजिए, अगर परीक्षा में आए तो आप कर सकेंगे। पहला और आसान तर्क दोष, पहला है मुष्टि युक्ति तर्क दोष। मुष्टि युक्ति, मुष्टि का मतलब बंधे हाथ, उसको बोलते हैं मुष्टि, और युक्ति तर्क दोष। बहुत आसान है। एक चीज और, हिंदी नाम बहुत कम देता है, आपके परीक्षा में उसी इंग्लिश नाम का अनुवाद डायरेक्ट इंग्लिश में ही रख के देता है। जैसे कि क्लियर का मतलब क्या होता है, स्पष्ट होता है, लेकिन परीक्षा में क्या करेगा, वो बोल देगा क्लियर। तो ये हिंदी नाम नहीं देता, अगर दे देगा तो पकड़ लीजिएगा, नहीं दिया तो इसका इंग्लिश नाम भी जान लीजिए, एड बैकलम, ऐसा लिख करके कुछ आएगा आपको, एड बैकलम। ठीक है, तो उसको मुष्टि युक्ति तर्क दोष समझिएगा। अब वो होता क्या है, जब देखिए तर्क हम किसके बीच करते हैं, दो व्यक्तियों के मध्य जब बातचीत हो रही होती है तभी तर्क होता है। तो एक मैं होऊंगा, एक मेरा प्रतिद्वंदी होगा। तो वही समझिए, जब प्रतिद्वंदी को हराने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है, किया जाए, ये बहुत आसान है, ये बहुत सिंपल है। देखिए जब प्रतिद्वंदी को यानी दूसरे को हराने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाए तो वहां पे मुष्टि युक्ति या एड बैकलम तर्क दोष आ जाएगा। कैसे आएगा, एग्जाम्पल समझिए। तुम मेरी बात मानो, नहीं तो एक थप्पड़ मारूंगा। ये थप्पड़ मारना अपनी शक्ति का प्रदर्शन हो गया, तो सीधी सी बात है वो बंदा आपकी बात मानेगा। तो यहाँ पे कौन सा तर्क दोष हो गया, एड बैकलम या मुष्टि युक्ति तर्क दोष। तो इसी के लिए कहा जाता है माइट इज राइट, आप लोग सुने होंगे, माइट इज राइट। जिसके पास शक्ति है वही विजेता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसी चीजें क्या होती हैं, मुष्टि युक्ति तर्क दोष। जब आप दूसरे को हराने के लिए शक्ति का प्रयोग करिए, तुम मेरी बात मानो, नहीं तो तुम एक थप्पड़ मारूंगा, तुम यहाँ गाड़ी मत खड़ी करो, नहीं तो मैं गाड़ी तोड़ दूंगा। तो ये सारी चीजें क्या है, डर दिखाना, शक्ति का प्रयोग करना, ये मुष्टि युक्ति तर्क दोष है। ये आसानी से समझ जाएंगे। इंग्लिश में एड बैकलम, ये ध्यान दीजिएगा कि मुष्टि युक्ति तर्क दोष को एड बैकलम कहते हैं। इंग्लिश में क्या होगा आपके पेपर में, ये नाम ना दे करके, दे दिया तो बहुत अच्छा, यही चीज हिंदी में ऐसे ही लिख देगा तो आपको पहचानना रहेगा। तो प्रतिद्वंदी को हराने के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाए तो मुष्टि युक्ति तर्क दोष। चलिए अब अगला देखते हैं। ये भी चीजें आप लोग के किताबों में बहुत कम दी हुई हैं, जहां दी हुई हैं एक दो दी हुई है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये आपको नहीं मिलेंगी इसलिए। और एग्जाम में आ गया तो आप आसान सी चीज रहेगी और नहीं जानने के कारण छोड़ आएंगे तो बहुत ही खराब बात है, तो इसलिए जान लीजिए। दूसरा व्यक्तिपरक तर्क दोष। अब ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिपरक, इस तर्क दोष का नाम ही क्या है, व्यक्तिपरक। व्यक्तिपरकता भी दो तरह की होती है, किसी पे लांछन लगा दीजिए, लांछन लगाने का मतलब आरोप लगा दीजिए कि उसकी बात सही नहीं होगा। दूसरा, पहला तो हो गया लांछन लगा दीजिए, या किसी की परिस्थिति को दिखा दीजिए। तो दो चीजें होती हैं व्यक्तिपरक तर्क दोष में। इसी व्यक्तिपरक तर्क दोष को एड
होमिनेम कहते हैं, एड होमिनेम। एड होमिनेम के दो भाग होते हैं, एड लांछन वाले को कहते हैं एड होमिनेम एब्यूज, इसका नाम हो जाता है लांछन परक, इसको हिंदी में बोलते हैं लांछन परक दोष या दूसरा परिस्थिति परक दोष। तो इसका नाम हो गया एड होमिनेम एब्यूज और इसका नाम हो गया एड होमिनेम सर्कमटेंसेस। ठीक है, तो देखिए पहली बात व्यक्तिपरक तर्क दोष, वैसे आपको इतना अंदर अगर पूछा तो ठीक है, नहीं तो व्यक्तिपरक तर्क दोष का मतलब एड होमिनेम का यूज करना। इसमें क्या होगा, लांछन परक में जब किसी व्यक्ति पर आरोप लगाकर उसके तर्क को झूठा साबित कर दिया जाए, उसके तर्क को न माना जाए, समझ लीजिए, मतलब उसके ऊपर आरोप लगाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, आरोप लगाने के लिए एक बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल है इसके लिए, उसको देख लीजिए। बेंकन के दर्शन को, आपको पता है बेंकन बहुत बड़े दार्शनिक थे, बेंकन के दर्शन को अच्छा नहीं माना जा सकता क्योंकि उन पर स्वयं अनैतिकता का मुकदमा चल रहा था, मेरे कहने का मतलब यह है, जब किसी व्यक्ति के चरित्र पर लांछन लगाकर उसकी बात को, मतलब भले सही बात को भी गलत साबित करने का प्रयास किया जाएगा तो लांछन परक तर्क दोष है। इसी को कह सकते हैं एड होमिनेम एब्यूज। अगर लांछन परक नहीं है तो डायरेक्ट वो दे देगा व्यक्ति परक। अब इसकी जो दूसरी कंडीशन है परिस्थिति परक, एड होमिनेम सर्कमस्टेंसेस, इसमें क्या होता है, आपकी परिस्थिति को दिखा करके आपकी बात को गलत सिद्ध कर दिया जाएगा। अब इसमें परिस्थिति को दिखा करके बात कैसे गलत सिद्ध की जाएगी, परिस्थिति को दिखा करके बात गलत सिद्ध करने के लिए जैसे एग्जाम्पल का देना, देखिए जीव हत्या करना पाप है। मान लीजिए किसी प्रतिद्वंदी ने मेरे बोला कि जीव हत्या करना पाप है। अब ध्यान दीजिए, उसने बात तो सही बोली है, लेकिन अब उसकी बात को कैसे गलत साबित कर सकते हैं उसकी परिस्थिति को दिखा करके। इसमें देखिए, जीव हत्या करना पाप है, मैं उससे कहूंगा तुम कैसे बोल सकते हो, क्या कैसे बोल सकते हो, ये बात तुम कैसे बोल सकते हो, तुम स्वयं मांसाहारी हो। सीधी सी बात है, मैंने उसकी परिस्थिति दिखा दी कि तुम मांसाहारी हो, इसलिए तुम्हारी ये जीव हत्या करना पाप वाली बात हम नहीं मानेंगे। तो ये गलत बात है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है और वो अगले को समझाए सिगरेट पीना बुरा है तो मानना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने उसकी परिस्थिति का प्रयोग करके उसके तर्क को गलत सिद्ध करने का प्रयास किया। तो यहाँ पे एड होमिनेम सर्कमस्टेंस या फिर परिस्थिति परक तर्क दोष होगा। तो व्यक्ति परक तर्क दोष को एड होमिनेम कहते हैं। इसमें दो प्रकार है, पहला है लांछनात्मक, जब किसी के चरित्र पर आरोप लगाया जाए, और दूसरा होता है परिस्थिति परक, जब उसकी परिस्थिति पर आरोप लगाया जाए। तो एड होमिनेम ये तर्क दोष हो गया। अब इसके अलावा आगे का तर्क दोष देखते हैं। देखिए, अगर ये एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा फिर से आप इसको पढ़िएगा, बार बार देखिएगा, तो ये तर्क दोष अपने आप समझ में आ जाएंगे, बहुत कठिन नहीं होते। जैसे हम कह दें, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति, देखिए ये जो व्यक्ति परक है उस तर्क दोष के लिए व्यक्ति विशेष के चरित्र या उसकी परिस्थिति पे ध्यान आकृष्ट करा के उसके तर्क को गलत कर दिया जाएगा तो व्यक्ति परक होता है। तो धीरे धीरे अपने आप जब सामने इसके उदाहरण देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, तो ये तर्क दोष समझ में आ जाएंगे। अब अगला होता है अज्ञान मूलक तर्क दोष। अज्ञान मूलक तर्क दोष को इंग्लिश में कहते हैं
एड एंग्योरेंस या इंग्योरेंस आप लिख सकते हैं। तो एड, इग्नोर जो वर्ड होता है उसी से मिलके बनता है इग्नोरेंस। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होता है, अज्ञान मूलक तर्क दोष। अज्ञान का मतलब तो जानते हैं, वास्तविकता का पता न होना। तो इसमें किया क्या जाता है, इसमें यह कहा जाता है किसी बात को सत्य नहीं मानेंगे। अब क्यों नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे जानते हैं? तो इसमें कारण क्या दिया जाएगा, क्योंकि वह आज तक असत्य प्रमाणिक नहीं हुई है। इसका कहने का मतलब ये है कि किसी बात को हम तब तक, मतलब देखिए जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम दे रहे हैं अज्ञान मूलक तर्क दोष का। इस बात को ऐसे ना समझिए तो दूसरी तरह समझिए, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ईश्वर नहीं है क्योंकि मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा है, ये अज्ञान मूलक तर्क दोष के अंतर्गत आ सकता है। तुम पास नहीं होगे क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ते नहीं देखा है, ये सारी चीजें क्या होंगी, अज्ञान मूलक तर्क दोष के अंदर आएंगी। इतने लंबा मत याद कीजिए। कहने का मतलब है हम किसी चीज को सत्य तब तक नहीं मान रहे हैं कि वो असत्य प्रमाणिक नहीं हुई है, और किसी चीज को असत्य इसलिए नहीं मानना है क्योंकि वो आज तक वो सत्य प्रमाणिक नहीं हुई। इस तरह से सोचना। कहने का मतलब है मेरी अज्ञानता की वजह से जो चीज मुझे नहीं दिख रही है उसको भी न मानना किसमें आएगा, अज्ञान मूलक में, एड इग्नोरेंस में। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है लोकोत्तेजक। ये आसानी से समझ में आएगा। लोकोत्तेजक, लोगों को, इसका सिंपल सा मतलब है लोगों की भावनाओं को भड़काने वाला। ये तो आसानी समझ में आ जाता है। जब लोगों की भावनाओं को भड़काया जाता है या उद्वेलित किया जाता है या उत्तेजित किया जाता है तो वहां पे कौन सा तर्क दोष होता है, लोकोत्तेजक। इसको बोलते हैं एड पॉपुलम, इसको बोलते हैं एड पॉपुलम। तो ठीक है, अब एड पॉपुलम में होता क्या है, जैसे आप देखते हैं जितने विज्ञापन होते हैं, या फिर बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल था जैसे मंदिर वही बनाएंगे, जैसे मंदिर तो बन गया, जैसे पहले एक प्रचारित होता था कि मंदिर वही बनाएंगे, तो बहुत से लोगों की भावनाएं जागृत हो जाती थी मंदिर बनाने के लिए। तो इसमें जो तर्क दोष आएगा वो क्या है, एड पॉपुलम। अब ये तर्क दोष क्यों यहाँ आएगा, देखिए भावना उद्वेलित होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे अगर भावना उद्वेलित हो जाती हैं तब वहां कौन सा तर्क दोष आएगा, लोकोत्तेजक, एड पॉपुलम। जब लोगों की भावनाओं को उकसाया जाए, भड़काया जाए या किसी चीज करने के लिए प्रेरित किया जाए, प्रेरित करना नहीं मतलब निगेटिव सेंस में लिया जाएगा, तब लोकोत्तेजक। मंदिर बनाना किसी प्रकार का निगेटिव काम नहीं था, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे कृत्य करने लगे तब वहां तर्क दोष आएगा, लोकोत्तेजक। ठीक है, तो जितने तरह कुछ विज्ञापन होते हैं जो कि आपको किसी नए काम को करने के लिए उकसा रहे होते बिना सोचे समझे, तो वो भी क्या होता है, एड पॉपुलम में आएगा, लोकोत्तेजक तर्क दोष में। तो लोकोत्तेजक तर्क दोष हो गया। इसके बाद चक्रक दोष, ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले से पूछता आ रहा है, इसका नाम है चक्रक दोष। देखिए चक्रक दोष, ये सर्किल बना लेता है एक बात की, ये बहुत सिंपल है। इसमें होता क्या है, जिस बात को सिद्ध करना हो, मान लीजिए तर्क से जिस बात को सिद्ध करना हो उसी को आधार वाक्य में भी बोल देंगे और निष्कर्ष में भी, मतलब एक ही बात को बार बार दोहराते रहेंगे, उसको बोलते हैं चक्रक दोष। अब कैसे ये चक्रक बनेगा, देखिए चक्रक के कुछ और अन्य नाम हैं, अगर आ गया तो आप कर सकते हैं। आत्माश्रय नाम होता है इसका, प्रश्न प्रार्थना नाम होता है इसका, और चक्रक दोष। तो इसमें
एग्जाम्पल इसका देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मुझे सिद्ध करना था मनुष्य मरणशील है, क्योंकि मनुष्य मरता है। आप ध्यान से देख रहे होंगे तो दोनों बातें एक ही हैं और रिपीट करके लिख दिया गया। मनुष्य मरणशील है क्योंकि मनुष्य मरता है। तो इसमें कैसा दोष आ गया? चक्रक, एक ही बात को घुमा घुमा के बोलना। बहुत आसान है। अब अगला एक और दो दोष हैं, संग्रह और विग्रह दोष, वो भी समझ लीजिए। चलिए अब देखते हैं। पहला संग्रह दोष। इसमें किया क्या जाता है, व्यष्टि से समष्टि निष्कर्ष निकाला जाता है। व्यष्टि चीजों से मतलब अलग अलग चीजों से जब समष्टि हम निकाल देते हैं तो ये दोष उत्पन्न होता है। कैसे? ये एग्जाम्पल से अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे हम लिखे 2 और 3, दो संख्याएं हैं, ये मिला आधार वाक्य पहला हो गया। बात सही है। देखिए अलग अलग चीजें हैं ना, 2 और 3 दो संख्याएं हैं, व्यष्टि। दूसरी बात, 2 और 3 5 होते हैं, ये भी बात एकदम सही है, आधार वाक्य 2। लेकिन मैं अब इसमें तर्क दोष लाने के लिए देखिए होगा क्या। 2 और 3 दो संख्याएं हैं, 2 और 3 5 होते हैं, 5 दो संख्या है, जबकि है क्या, 5 एक संख्या है। लेकिन संग्रह दोष के कारण हम क्या लिखे हैं, 5 दो संख्याएं हैं। तो यहाँ पे कैसा दोष हो गया, संग्रह दोष। अलग अलग चीजों से एक समग्र निष्कर्ष निकाल देना, ये क्या होगा, संग्रह दोष। व्यष्टि से समष्टि निष्कर्ष निकाल देना, ये समष्टि है ना पूरा का पूरा 5। देखिए 2 और 3 दो संख्याएं हुई, सही है। 2 और 3 5 होते हैं, ये भी सही है। आना क्या चाहिए था, 5 एक संख्या है, लेकिन न होकर के हमने क्या लिखा है, 5 दो संख्याएं हैं। तो इसको हम बोलेंगे संग्रह दोष। इसी का ठीक उल्टा होता है विग्रह दोष। जब हम क्या करते हैं, व्यष्टि से समष्टि नहीं, समष्टि का मतलब पूरे से व्यष्टि कुछ निष्कर्ष निकाल देते हैं, थोड़ा समष्टि से व्यष्टि निष्कर्ष निकालना। अब इसमें हम करेंगे क्या, इसमें ठीक उल्टा कर देंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल समझिए। इसका एग्जाम्पल यहां समझाते हैं। देखिए 15 एक संख्या है, लिखिए 8 और 7 15 होते हैं। ये देखिए पहली बात भी सही है, 15 एक संख्या है। देखिए समष्टि है पूरी, फिर हमने व्यष्टि की, ये भी सही है। और निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं, 8 और 7 15 होते हैं। तब हम लिखते हैं 8 और 7 एक संख्या है, बल्कि यहाँ होना क्या चाहिए था, दो संख्या है। तो यहाँ पे कौन सा दोष हो गया, व्यष्टि दोष। देखिए तर्क दोष जो है थोड़े जटिल होते हैं, लेकिन आप इसे एक दो बार समझेंगे तो ये धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे, और एग्जाम में आप एक आध प्रश्न जो इसके बनते हैं उसको भी कर लेंगे। तो आज की क्लास में यहीं पे खत्म होती है। अब अगली क्लास में आपको बाकी चीजें, जो निरुपाधिक तर्क वाक्य है, तर्क वाक्यों की संरचना है, परंपरागत विरोध वर्ग है, और बाकी भारतीय तर्कशास्त्र पढ़ाया जाएगा।